पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम टीवी पे जनरल फैज को गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसको कोई बड़ी अपडेट समझे जनरल फैज को गिरफ्तार करना? मैं समझता हूं इसके 3-4 हिस्से हैं जी। आप ये देखें कि फौज का सियासत में किरदार क्या है, क्या होना चाहिए और क्या हम उसको कटेल कर सकते हैं। दूसरा है कि जिन लोगों ने फौज में किरदार अदा किया है, क्या उनका कोई मुहासबा हुआ है, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं कि मुहासबा हो, कितना हो। तीसरा 9 मई मैं तो समझता हूं कि एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट और बड़ा एक दर्दनाक वाक़या है जिसमें आपने शोहदा की निशानियों को नुकसान पहुँचाया, नफसियाती तौर पे कोर कमांडर हाउस को जलाया और GH में घुसने की कोशिश की। आपने उन तमाम मकामात को टच किया जो आपकी नफसियात पे हावी हो सकते हैं। आखिरी जो है वो फ्यूचर कि क्या हम आने वाले वक्त में फ़ौज की सियासत से मुदाखलत की रोकथाम कर रहे हैं, क्या करंट चीफ उसमें कामयाब हो पाएंगे, कितना कामयाब हो पाएंगे, क्या जो अदारे का इन्फ्लुएंस है, जो इंटरफियरेंस है, ऑपरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ जो इन इफेक्ट रूल ऑफ लॉ की जो ड्राइव है उसमें है, अमल दखल उसमें, क्या हम इसको आइन के दायरे में ले आएंगे, कितने कामयाब हैं, कितने नहीं। सो इस पैराए में अगर आप देखें तो अगर उनको वार्निंग्स वगैरह थी और उसके बाद भी वो नहीं टले तो इसका मतलब है कि फ़ौज के पास सदका शवाहिद थे जिसकी वजह से उन्होंने जो है अपने एक अहम एक्स कमांडर पे हाथ डाला है। ज़ाहिर है कोर्ट मार्शल होगा तो वो अकेले पे नहीं होगा, वो पूरा एक सिस्टम पे होगा, निज़ाम पे होगा जो ऑपरेट कर रहा था, कितना गैर कानूनी कर रहा था, कितना गैर आइनी कर रहा था, वो उसके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। और वो अपने बयानात में क्या क्या कहेंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या फिर आप उन लोगों को के ऊपर हाथ डाल सकेंगे और जो फिर मुलव्वस थे क्या आप बल सफाई पूरा करने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ इसको हम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की माजूली से अलहदा नहीं कर सकते। 2018 में जो हुआ पाकिस्तान में, जिस तरह RTS फिर फेल हुआ, जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमतें चेंज करने के लिए अदारों को इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर अगर आप अपनी राय नहीं बनाते और कोई एक्शन नहीं लेते तो इसको आप फ्यूचर में किस तरह रोक सकेंगे ये देखना पड़ेगा। डिजिटल जो टेररिज्म हुई है पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, बैरून मुल्क जो लोग इस्तेमाल हुए हैं, फैक्ट्रियाँ चली हैं यहाँ, लैपटॉप के ऊपर जिस तरह का पाकिस्तान में इंटरफियरेंस किया गया है, उसके ऊपर अगर अदारे की पुष्टपनाही नहीं थी तो बताना पड़ेगा कि कब आपने हाथ खींचा है, कब आपने प्रमोट किया है, कब आपने हाथ खींचा है। क्या इमरान खान साहब को ही लाने के लिए सारा कुछ किया है या किसी और को लाने के लिए तो नहीं ये होगा। तो ये भी वो देखने वाली बात है। और 9 मई को तो जो हुआ वो मेरा ख्याल नाकाबिले बर्दाश्त नहीं, नाकाबिले माफ़ी है। नाकाबिले माफ़ी है 9 मई, बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी। लेकिन इन्होंने बहुत देर की है, उनके ट्रायल 3-4 महीने में ख़त्म हो जाने चाहिए। 9 मई के इन्होंने उन लोगों को पार्लियामान का हिस्सा बनने दिया, इन लोगों ने उनको बार्गेनिंग पोजीशन में ला के KPK की हुकूमत दी है। दो चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप हरम के साथ भाग भी रहे हों और वुल्फ के साथ भी आप सिंपथाइज कर रहे हों, तो इस तरह नहीं हो सकता। यू हैव टू मेक अ ड्रॉ लाइन। फौज तो एक सीधा 2+2=4 वाला अदारा है, आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, हम अपनी साफ शफाफ सियासी लीडरशिप को प्रमोट करेंगे, हम एक्सटेंशन बिजनेस से निकल जाएंगे, हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई नज़रियाती सरहदों को जो नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी दुश्मन को हम उसका पीछा करेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। हम इतनी डील नहीं देंगे जितनी आप दे रहे हैं। 9 मई का मेरे कागज़ों में 3 से 6 महीने में वो लोग उनकी सजाएं या बरी जो भी करना था आपने उनको कर दिया जाना चाहता। इतना टाइम नहीं आप देते कि आप उनको बार्गेनिंग पोजीशन में ला के 90 सीटें दे के बिठा दें, इतनी नहीं टाइम दिया जाता। सो अगर आप सीरियस हैं
तो आप फिर कट पॉइंट करें कि ये 9 मई है, ये लोग मुलव्वस हैं, ये इसके मास्टरमाइंड हैं, ये स्पॉन्सर हैं, ये इन्वॉल्व थे, उनको आप तत्हीर के अमल के जरिए सियासी बिजनेस से अलग करें। अगर तो आप करते हैं तो देन इट मीन्स कि यू आर सीरियस। अगर आपने उनको रखना है अभी भी कि कल को काम आएंगे, तो इस तरह नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। ये जो अभी आपने जिक्र किया, जाहिर है फैज साहब जो हैं वो आज तो ये कुछ करते हुए नहीं पकड़े गए ना। 2016-17 में गवाहियाँ हैं, बहुत सारी आर्टिस्ट का आपने लिया। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे घर आकर कहा कि हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा इस इलेक्शन हुए। तो ये अभी जो उन पे ISPR में हम देखते हैं कि एक किसी सोसाइटी का है और प्लस रिटायरमेंट के बाद वो कुछ एक्टिविटीज में दो चीजें हैं। लेकिन ये तो एक पूरा प्रोसेस है। अगर ये शुरू तो फिर 2016-17 से शुरू करना चाहिए। नहीं, देखिए, एक तो ये है कि जब वो किसी पोजीशन पे नहीं थे, यानी DGISI नहीं थे जी, या कोर कमांडर नहीं थे जी, DGISI के तौर पे उनका जो रोल है जी, वो अलहदा देखने वाला है। ठीक, जो पहले वाला रोल है वो अलहदा देखने वाला है। क्या वो फौज की मुलाजमत के दौरान किसी मैलफियसेंस काम में मुलव्वस पाए गए, उसका कोर्ट मार्शल बाद में भी हो सकता है, जो कि वो कह रहे हैं। उसका तो सीधा सीधा होगा कि क्या इन्होंने गलत काम किया, नहीं किया। फौज की मुलाजमत के दौरान जो काम हुए उनको भी देखना पड़ेगा ना। मैंने आपको कहा ना, जब वो बात बयान देंगे तो उसमें, जब वो अपना जवाब दाखिल करेंगे तो उसमें अगर वो कहते हैं कि जी हाँ मैं तो किसी के कहने पे मिला जज साहब को, नवाज शरीफ की जमानतें खारिज करने किसके मफाद में था? वो अकेला किसी एक DG के मफाद में तो नहीं था ना। अगर कोई उसमें मुलव्वस था तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप मतहत को पकड़ के अंदर कर दें और सरबराह जो है वो हंसता मुस्कुराता जो है इम्यूनिटी लेके भाग जाए। इस तरह तो नहीं होता ना। अगर गलत काम हो रहा था तो कौन कर रहा था, किसके ईमा पे कर रहा था, उसकी क्या पुष्ट बनाई थी? आप किसी एक को एमनेस्टी दें, दूसरे को आप कहेंगे जिसको रगड़ा लगा दें, इस तरह नहीं होता। तीसरा, ये जो रजीम चेंज हुआ है उसमें जो पूरा DGISI वाला हिसाब किताब है वो देखना पड़ेगा। और आखिरी जो आपने कहा है कि छोटी मोटी जो ओवर बाद में रिटायरमेंट के बाद, मेरे ख्याल वो काफ़ी अवामी आदमी बन चुके थे जी। वो लग रहा था मुझे उनको देख के, वो पीपल्स पार्टी के एक्स DG याद आ जाते हैं। तो वो भी, ये जो लोग सर्विस में होते हैं वो सियासी जमातों के साथ तलकात इस तरह के इस्तवार कर लेते हैं कि उनको फिर सियासी, क्योंकि 8-10 साल होती है उम्र उनकी, तो वो फिर सियासी ओहदों के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे हमारी जमात में राना मकबूल साहब थे, वो IG सिंध रहे। पीपल्स पार्टी में भी कई अफसरान हैं। रहमान मलिक साहब थे, सेनेटर रहमान मलिक, बाद में वो करता धरता बन गए थे। वो नहीं, वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे जी, बहुत धड़ल्ले वाले इंटीरियर मिनिस्टर है। तो इनका भी जो है वो पॉलिटिकल, अगर ये इंटरेस्टेड थे तो उस रोल की तरफ जा रहे होंगे। मतलब अगर इसमें मुझे एक टोकने की दें, मैं, आपने ये पढ़ा भी होगा, देखा होगा, हमने एक इंटरव्यू किया, उसमें बताया कि बेनजीर साहब के दौर में एक मिसाल मौजूद है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में DGISI एक रिटायर्ड फौजी अफसर लगाया था। तो ये खान साहब की हुकूमत लाने के बाद कुछ इस किस्म का भी ख्वाब देख रहे थे। ये भी देखिए, मैं खान साहब और किसी भी रिटायर्ड फौजी के मामले में मैं कोई भी चीज़ बादस के आज नहीं समझता। मैं समझता हूँ सारा कुछ हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इसको आप प्योर या तो फौजी डील करें। फौज एक डिसिप्लिन अदारा है, अगर कोई फैसला कर लेंगे जी तो वो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पार्शल कैफरे किरदार तक पहुंचाना नुकसानदेह होगा। आप पूरा फिर एक 3-4 रुखी करें काम कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। फौज, जितने भी लोगों ने 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद गलत काम किए हैं, हम उसका नतारा करेंगे, चाहे अलामती सजाएं दें, हम स्लिट ऑन द रिस्ट जरूर करेंगे कि ये गलत काम था। ओथ के ऊपर क्लैरिटी पैदा करें कि हमने अपने ओथ की वाज़ेह तौर पे पासदारी करनी है, हमने मार्शल्ला नहीं लगाना। हमने जो लोग हदायत के बरखिलाफ काम करेंगे, ओथ के खिलाफ, हाँ, हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमने तो अभी तक मुशर्रफ का ट्रायल ही डाइजेस्ट नहीं किया, तो आगे जो आने वाले, मैं तो समझता हूँ जो देखेंगे वो बिलीव करेंगे। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद काम करने की जरूरत है। मतलब साहब, आज सुबह आपने भी देखी, हमने भी देखी कि जो आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने अपने साबिक आर्मी चीफ को खाने पे बुलाया हुआ था, जिसमें अशफाक प्रेस कियानी साहब थे, उसके बाद रहील शरीफ साहब थे, लेकिन बाजवा साहब उसमें नहीं थे।
क्या सराहियां हो रही हैं कि बाजवा साहब जो हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो भी इसमें शामिल है? क्या आने वाले वक्त में समझते हैं कि फौज इस लेवल पे भी जा सकती है कि उनको भी साथ में, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं ना, उनकी मर्जी? मेरा ख्याल ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अक्लमंदी है कि शायद उनको दावतनामा ना भेजा गया हो। उसकी वजह यह है कि जनरल फैज का कमांडिंग अफसर जी जनरल बाजवा था। ठीक, ये हो नहीं सकता कि आपका ओहदेदार जो है वो काम कर रहा हो और आपको पता ना हो। ये हो नहीं सकता। ये पूरा नेटवर्क ही सेम होता है ना। आपका डीजी जो है चीफ का ही होता है ना। चीफ की मर्जी के बगैर डीजी अगर कर रहा था तो ये चीफ की नेग्लिजेंट है, गफलत है। और अगर उसे पूछ के कर रहा था तो फिर वो शामिल है, अकम्प्लिस है। अब आप उसको इम्यूनिटी देते फिरे, जितनी मर्जी देते फिरे, लेकिन अगर वो अकम्प्लिस है तो आपको किसी न किसी जगह पे इस फैसले पे जरूर पहुंचना पड़ेगा कि कितना अमल दखल था, क्या किया अदारे ने सफाई पहले क्यों नहीं की, और अगर अदारे की नजरों में ये होता रहा तो किसी ने क्यों नहीं बताया कि ये गैर कानूनी काम है। मैं पर्सनली समझता हूं इसको फौज की सियासत में बदाखलत, फौजी अफसरान की हट दर्मी और खुले अंदाज में कानून की वायलेशन। आपको इस्लामाबाद में दर्जनों स्टोरियां मिल जाएंगी, क्योंकि जब बॉस गैर कानूनी काम कर रहा हो ना तो जो बलूंगड़े होते हैं ना तो वैसे ही बंदों को उठा के तो सेफ हाउसेस में रखना शुरू कर देते। आप सोचे अगर बॉस गलत काम कर रहा था तो बलूंगड़े क्या कर रहे थे। ये मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर का दरवाजा ऐसे ही नहीं टूट गया होटल का। ये पूरी एक लाकानूनियत की एक पूरा सिलसिला होता है जिसको आपको देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि कायदे मोहतरम की तरफ से हदायत भी आई है कि इनके मामले को इन पे छोड़ें और वो अदारा करे जो करना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आई पर्सनली थिंक के कमांडर का कोर्ट मार्शल उनका अदारे का काम है, हम उसकी शफाफियत के ऊपर या रूल ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस के ऊपर बात नहीं करते। वो जाने, उनका कमांडर जाने क्या वकील देना है, क्या नहीं देना है, इंसाफ करना है नहीं करना है, खुल के पानी अदारे का अपना सिस्टम है, उसके तहत हमने जितनी देखी है। बाद में जाके अपीलों में जाके काफी सारी गड़बड़ें नजर आती हैं जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। हमने इस वक्त सिर्फ ये देखना है कि इसकी न्यूसेंस वैल्यू क्या है। क्या 9 मई का वाकया हम उसको आसानी से बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्या उसमें मुलव्वस लोगों को कैफरे किरदार पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्या उसके स्पॉन्सर्स जो साथ जिन्होंने मदद की, जिन्होंने इंस्टिगेट किया, जिन्होंने इस लेवल पे लेके गए, क्या उनको पकड़ने के लिए तैयार हैं? ये तो रियासती मामला है कि इनको पकड़ें और आप सीधा करें। फिर आप अदारे का देखें कि अदारे के कौन लोग मुलव्वस थे। फिर आप बाजवा साहब का देखें कि वहां पे धरना होता रहा रेड जोन में, वहां पे आधी आपने फौज जोंक के रखी, रिटायर्ड फौजी, उनकी खवातीन, उनकी बेगमात, उनके बच्चे। क्या आपने किसी जगह पे जाके ऐसी माफी मुफी मांगी है? चीफ का रिटायर्ड फौजियों को मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने उनको यह बताया कि हमने जो आपको फिल्मी करैक्टर बेचा था वो हमारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, गलत था, प्रोजेक्ट 18 गलत था, ये मुल्क की वाट लगा दी है हमने, हम माफी मांगते हैं आपसे। क्या आपने अपने फौजी भाइयों से माफी मांगी है कि हमने आपको एक सियासी मामले में धकेला? ये बहुत जरूरी है। इसीलिए फौज में बहुत ज्यादा वो जो है अनरेस्ट है, एंजाइटी है कि आपने हमें 6 साल इसके पीछे लगाए रखा, ऊपर से आप लोग भागे एक्सटेंशन लेके, और बाद में कहते हैं ये इमरान खान इज अ फॉल्स फ्लैग या इल्यूजन है, ये बंदा ही ठीक नहीं है। ये आपको मेरे ख्याल में इसको अपने अदारे के तौर पे डील करना पड़ेगा। थोड़े को ज्यादा समझे कहे, मैं नहीं समझता कि ये इसको किए बगैर आप पॉलिटिकल प्रोसेस अपने अदारे में डिसिप्लिन क्रिएट किए बगैर आप बाहर लोगों को दशनाम तराजी करते रहें। सियासी लोग तो सियासी बातें करते हैं, होता रहता है उनका। तो आज हमारी हुकूमत है, कल को पता लगे पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत है, ये तो चलता रहता है, ये कोई बादस के आस नहीं है। अदारे के लोगों को, रिटायर्ड लोगों को जो आपने इस्तेमाल किया बहैसियत अदारा, उनके साथ मुकालमा करें, उनको पूछें, बताएं, उनके साथ माफी तलाफी करें, उनको सजाएं देने की बजाय या उनको बुरा वाला कहने की बजाय उनको समझाएं कि हमसे गलती हुई है, अब आप बैक ऑफ कर जाए, अब आप व्हाट्सएप ग्रुपों से जब कहा गया है निकल जाएं, अब आप यूट्यूबों के ऊपर बैठ के नवाज शरीफ चोर वाला वो छोड़ दें, वो गलत था, जरदारी चोर वाला गलत था, हमारी ये पॉलिसी गलत थी,
हमारी अपने सियासतदानों को दशनाम तराजी करना गलत था। आपको पता है आपके मुल्क का कोई बड़ा नहीं रह गया। अब हर जगह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो नहीं आके मामला हल करने, आपने को छोड़ा ही नहीं है जिसको गालियां ना दी हों। तो ये किसी कौम की बदकिस्मती होती है कि आप किसी कौम के बड़े को ला के तो 4 बंदे बिठा ना सके, परया ना कर सके। नवाबजादा नसरुल्लाह के बाद बिल्कुल पूरी नर्सरी बांझ हो गई है, सारे किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि देखें आपने इतनी देर गालियां निकाली, इतनी पैदा कर दी, इतनी गालियां निकाली हैं। लोग कहेंगे जी आपने तो ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, आप कह रहे हैं कि इसके नीचे एपीसी कर लें। तो ये आपको बहसियत कौम, बहसियत रियासत, बहसियत अदारा सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा है। अच्छी बात है, सफाई कर रहे हैं, बल सफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको एक बड़ी पिक्चर के तौर पे देखें और इसको अदारा, मुल्क, रियासत और हुकूमत ये अलग-अलग लेवल पे देखें और इसको निकालें। जहां सियासी हल निकल सकते हैं सियासी हल निकालें, जहां ततहीर हो सकती है ततहीर करें, जहां डिटेरेंट के तौर पे सजाएं देनी है सजाएं दें। अब आप किसी बच्चे को बरगला के कोर कमांडर हाउस भेज दें और वो आग लगाए, आप उसको कहें जी पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए माफी दे दें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल उसको सजा मिलनी ही मिलनी है, उसको सजा मिलेगी तो अगर नहीं मिलेगी तो नहीं तो वो इंकरेजमेंट हासिल करेगा, मिसाल बन कि मैं कल को जीएचक्यू के दरवाजे पे आग लगाऊंगा, मुझे तो माफी मिल सकती है। तो ये आपको एक दफा बनाना पड़ेगा मिसाल। आप देखें मियां वाली बेस पे वो तैयारे जला देते, वहां पूरा फ्लीट खड़ा था, कौन जवाब दे इस बात का? तो जिन्होंने किया है उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर म्यूटनी थी तो म्यूटनी आपने क्रश कर दी है, लेकिन अगर आप उन लोगों को सजाएं नहीं देंगे तो कल को ये कोई नई म्यूटनी खड़ी हो जाएगी अगर वो लोग वहां मौजूद हैं। तो आपको मेरा ख्याल है तुर्किश मॉडल देखना पड़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि और कोई इसका हल है। और कोई इसका हल है मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन है 2024 का, उसको मतनाज़ा कहते हैं, कोई फार्म 45-47 कहते हैं, लेकिन जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें वो इलेक्शन 2024 में इलेक्शन कमीशन को कांटेक्ट करते रहे हैं और उनके ज़रिए इलेक्शन को पीटीआई के हक़ में ले जाने की तरफ अब शवाहिद मिल रहे हैं। तो इसके बाद क्या तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि ये बजाय कि वो कहें कि हमारे साथ धांधली हुई है, अब तो लग रहा है कि शायद उनके साथ धांधली करके 90 सीटें उनको जिताई गई हैं? देखिए जो एक्स डीजी होता है ना जी, उसका काफ़ी असर रसूख और ये वो हेड हंटिंग, बंदे इकट्ठे करने, पार्लियामान में बंदे मैनेज करने में, वो तो पार्लियामान में वोटें मैनेज करवाते रहे थे जी, तो उनका बड़ा असर रसूख होता है। और वो अवामी टाइप DGISI थे, जैसे मैंने कहा कि मेरा अपना व्यू है कि ही वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि वो रोल प्ले करते रहे थे, तो उनका असर और रसूख था पीटीआई के ऊपर। शायद उन लोगों के लिए बात कर रहे हो या करते हो, आई पर्सनली थिंक उनका कोई पॉलिटिकल रोल शायद होता पीटीआई में, अभी भी हो, आई डोंट नो, लेकिन ये बातें शातें होती रहती हैं। जो धड़ल्ले वाले DGISI होते हैं वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर फोन शून करते हैं, लेकिन उससे इलेक्शन कमीशन रिजल्ट नहीं चेंज कर देता, चीज़ें नहीं चेंज करता, लेकिन वो रिकॉर्ड पे ले आते हैं, नोट कर लेते हैं कि फलां बंदा फलां बंदे के पीछे आ रहा है। पाकिस्तान में क्वाइट कॉमन है अपने बंदों के लिए इंक्वायरियाँ करना। रिजल्ट नहीं तब्दील आप करवा सकते, लेकिन आप हाजिर सर्विस हों तो इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज साहब को सुना है कि वीडियो कॉल करके कहा गया था कि आप मुझे माफ़ी दे दें, और अपनी बच्ची के सर पे हाथ रखा कि आप मौका दें, मैं इमरान खान को फिक्स कर दूंगा। तो क्या मियां साहब बातों में नहीं आए फैज साहब की? मेरा ख्याल मियां साहब फैसला कर चुके थे जी, और मेरा ख्याल है मियां साहब को जिसने इतना नुकसान पहुंचाया हो जी, आई डोंट थिंक कि वो इतने कच्चे हों कि दोबारा फिर उस पर वसा खा जाए। आप मियां साहब को जानते हैं जी, वो लगते हैं कि बहुत सादा है, लेकिन ही हैज़ बीन 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो उनको अंदाज़ा होता है कि मुल्क के मफाद में क्या है, पार्टी के मफाद में क्या है, रियासत के मफाद में क्या है। उनको मेरे ख्याल में ये पता था कि इन सेटअप में से, इन लोगों में से कोई भी आएगा तो मुल्क का भला नहीं होगा, इसलिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली। बाजवा साहब ने भी तो पूरी कोशिश की, इसलिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली, इसलिए जनरल साहब जो हैं उनको कंसिडर नहीं किया गया। जूनियर मोस्ट थे वो लिस्ट में, वो गारंटियां सारे ही देते सारे अपने अपने तौर पे कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी अफसरों को हमने लॉबिंग पे लगा दिया है, ये दुनिया का खतरनाक तरीन काम है कि एक अफसर, साहब हैसियत अफसर
लॉबिंग करना शुरू कर दे, तो आप सोचो वो कितना हाथ मरोड़ सकता है कि वो सिटिंग अफसर हो और वो अपने लिए